हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम जो है कूलाम्ब लॉ से संबंधित जो है न्यूमेरिकल आगे के करेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने जो है बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये तो हम दोनों को पहले करते हैं, फिर इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देन इसके बाद जो मैं एक नए इसी में जो है कूलाम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड जो है कूलाम्ब लॉ के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो पहले हम जो है इन दो न्यूमेरिकल्स को करते हैं और इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल करते हैं आज के लेक्चर्स में। और कूलाम्ब लॉ को अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देखिए और आपको उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि कूलाम्ब लॉ है क्या। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट Q1 into Q2 is less than 0. What is the nature of force between them? That is, whether this force be attractive or repulsive. You have to just analyze by this given, that is Q1 into Q2 is less than 0. तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ आंसर नंबर जो है, जो फर्स्ट है, इस आंसर को हम अगर निकालना चाहें तो हमें दिया गया है। यदि हम देखें तो वो हमें दे रखा है आपका Q1 into Q2 is less than 0, ये हमें दे रखा है। तो हमसे पूछा गया कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर वो रिपल्सिव है तो एक को पॉजिटिव, दूसरे को भी पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, दूसरे को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं। हमारे पास जो है एक चार्ज Q1 दे रखा है, दूसरा Q2 दे रखा है और ये इनका प्रोडक्ट, ये इनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहला मैं अगर पॉजिटिव ले लूं, दूसरा ही मैं पॉजिटिव ले लूं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं दूसरा नेगेटिव ले लेता हूं, दूसरा भी नेगेटिव ले लेता हूं, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखते हैं, इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं। तीसरा जो है आपका, पहले मैंने पॉजिटिव ले लिया Q1 को और Q2 को जो है नेगेटिव ले लिया, तो इनका प्रोडक्ट जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और यदि जो है Q1 को जो है नेगेटिव ले लें और Q2 को पॉजिटिव ले लें, तब भी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये कंडीशंस, चार कंडीशन फुलफिल करेंगे और इस कंडीशन को, इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल करती है वो हम देखते हैं। तो कंडीशन हमें प्रोवाइड कर रखी है कि Q1 Q2 हमेशा जो है 0 से छोटा होना चाहिए। अगर Q1 पॉजिटिव होता है और Q2 भी पॉजिटिव होता है तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा और कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 1 2 3 0 से सब बड़े होंगे ये पॉजिटिव नंबर। ठीक है। आगे वाले जिससे 0 से आगे जो भी नंबर आ रहा है वो 0 से क्या होंगे, सभी बड़े होंगे। तो कहने का मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर दूसरा भी, पहला नेगेटिव ले लेता हूँ, Q1 को नेगेटिव लेता हूँ, Q2 को नेगेटिव लेता हूँ, तो दोनों का प्रोडक्ट फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि ये दोनों जो है कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम तीसरी कंडीशन को देखें, यानी कि Q1 को अगर पॉजिटिव ले लें और Q2 को नेगेटिव ले लें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। हाँ, एक नेगेटिव नंबर जो है 0 से छोटा होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो वो 0 से छोटा, और ये कंडीशन फुलफिल कर रही है और ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। यदि Q1 नेगेटिव हो जाए और Q2 पॉजिटिव हो जाए तो भी इनका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा, यानी कि दो कंडीशन फुलफिल कर रही हैं इस कंडीशन को। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नेचर कैसा हो गया इसका, अट्रैक्टिव। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इसको आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कह देता, ये अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा बना दें कि ये कंडीशन ये बदल देता, इसी क्वेश्चन में ये कंडीशन को बदल देता, अगर हम बात करें ग्रेटर देन 0 कर देता। ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, फिर इसको देखते हैं। देखिए, यहां से पढ़ना चालू करते हैं। अगर पहला Q1 नेगेटिव होता और Q2 पॉजिटिव होता तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव होता, और नेगेटिव नंबर कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। फिर अगर जो है Q1 पॉजिटिव होता और Q2 नेगेटिव होता और दोनों का प्रोडक्ट फिर अगेन नेगेटिव हो जाता, और नेगेटिव नंबर कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। लेकिन अगर ये Q1 भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और Q2 भी नेगेटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है।
यानी कि पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। और दूसरा, अगर Q1 पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि कंडीशन भी, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होने के लिए दोनों को या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो क्या रिपल्शन होगा, अगर दोनों ही चार्ज नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्शन होगा। तो इसमें नेचर क्या हो जाएगा आपका, इस वाले केस में नेचर क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स होगा इनके बीच में। मैंने दोनों ही कंडीशनों को लेके आपके सामने ये क्वेश्चन को कर दिया, तो आप इसको देख लीजिए। तो आगे हम बात कर रहे हैं, अब वीडियो को पॉज करके देखना। अगर आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। ए पार्टिकल, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग मास माइनस कैरिंग particle of mass m and carrying charge minus q1 moving around charge q2 in a circular path, find time period of revolution। कहने का मतलब एक पार्टिकल है आपका ये, ठीक है, जिसका मास कितना है, किसके अराउंड कर रहा है, मूविंग अराउंड ए चार्ज ऑफ q2, यानी कि ये q2 है और एक दूसरा चार्ज है जो कि इसके अराउंड में घूम रहा है ऐसे करके। किस सर्किल में, सर्किल का रेडियस कितना है, r दे रखा है आपको, और वो जो चार्ज घूम रहा है किसी वेलोसिटी से तो घूम रहा होगा। ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज जो जिसको कितना दे रखा है, माइनस Q1 दे रखा है, और ये इसके चारों ओर जो है एक सर्कुलर रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि ये जो घूम रहा है इसके चारों ओर, इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल मूविंग अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल इन इज सर्कुलर पाथ। अब एक बात आप कभी भी याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, यदि कोई भी चार्ज पर कोई भी चीज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों ओर घूम रही है तो उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो है किसी दूसरे पार्टिकल के चारों ओर नहीं घूम सकता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो उसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दी मून। इसी प्रकार से अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रहा है एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर नहीं, इसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, बट एटलीस्ट उस पर्टिकुलर पाथ में घूमने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, और जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सन और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, Fc जो होता है वो mv²/r, ये सभी लोग जानते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है इसको। यदि ये चार्ज पार्टिकल इसमें घूम रहा है इसके चारों, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको ये रिक्वायर्ड होगा, और वो दे कौन रहा होगा, देखो एक ही फोर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, दैट इज the force of attraction between these two, that is electric force between these two charge particle is given by 1/4 pi epsilon naught, the charge of 1 that is q1, charge of 2 that is q2। मैंने कहा था नेगेटिव को आप छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमारे बाद में देखने की बात है। This force provide necessary centripetal force to this charge particle so that this charge particle move in a circular path of radius r around this charge q2। यानी कि ये चार्ज पार्ट ये फोर्स, क्योंकि ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो इसके कहाँ की ओर होगा, सेंटर की ओर होगा, ये Fe है, और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट इज दिस Fe मस्ट बी इक्वल टू दैट इज क्या हो जाएगा आपका Fc, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो Fe को यदि हम ध्यान से देखें तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, charge of 1 that is q1, charge of 2 that is q2 upon r square, and Fc is your, that is the necessity, the mass of this charge particle is given, which is your capital small m, तो r is the radius of circular path which is also given, तो वो आपको प्रोवाइड कर रखा है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में घूम रहा है तो r भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है ये हमने लिखा हुआ, देखो mv²/r, दिस r एंड दिस r कैंसिल आउट, जो बचा हुआ यहाँ से आप v निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन की मदद से यदि आप ध्यान से देखें तो v² कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, v² को निकालेंगे यदि हम इसमें से तो कितना आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, दिस इंप्लाइज, इससे हमें ये पता चल रहा है, तो v² इज इक्वल टू 1/4 पाई q1 q2 अपॉन r, ये है, ये m भी नीचे आ जाएगा, यानी कि q1 q2 अपॉन mr,
ये आ गया आपका। ठीक है, अगर मुझे v चाहिए होगा तो अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ऐसा मेरे दिमाग में क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि वो पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो वो पूरा समय लेता है। तो अगर हम देखें तो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड ये है, मैंने निकाल दिया उसका। तो अगर मैं स्पीड निकाल लूं, और डिस्टेंस तो मैं जानता हूं, एक पूरे चक्कर को लगाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, वो कितना डिस्टेंस करेगा, एक पूरा चक्कर क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। और किस वेलोसिटी से चल रहा है, इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन mr। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, इसको अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2πr, तो अपने आप ही ऊपर है, देखो दिख रहा है आपको। और ये चीज़ जो है ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे रहेगी, तो ऊपर चली जाएगी तो रूट कुछ ऐसा आ जाएगा, देखना। तो कितना हो जाएगा 4πε0 mr होल अपॉन कितना हो जाएगा, देखो जरा Q1 Q2। अगर मैं इस एक्सप्रेशन का, यही टाइम पीरियड है, इस एक्सप्रेशन को और दूसरे ढंग से लिखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अंदर लेके जाइए। तो जब भी कभी किसी चीज़ को रूट के अंदर लेके जाओगे तो वो स्क्वायर में जाएगा, जैसे 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा अंदर जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 अंदर गया तो स्क्वायर में गया, डेट इज 4 के रूप में गया, 2 स्क्वायर के रूप में गया, 2 2 जो ये 4 हो गया अंदर जाते ही, और ये 4 यहाँ पे ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 16। ये पाई है, ये भी स्क्वायर के रूप में जाएगा, ये यानी कि पाई स्क्वायर यहाँ अंदर जाएगा, तो पाई तो ऑलरेडी है, एक स्क्वायर है एक पाई है, तो यानी कि पाई क्यूब। एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है, आर है, देखो ये आर स्क्वायर के रूप में जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर आएगा जब ये अंदर जाएगी अंदर, और ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब होल अपॉन, और एम भी है, सॉरी देखो एम तो है यहाँ पे, और कितना हो जाएगा Q1 Q2। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ discharge particle moving around this charge particle in a circular path of radius r, and the necessary centripetal force required by this charge particle moving around this charge particle in a circular path is given by the electrostatic force of attraction between charge Q1 and Q2। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके फिनिश हो गए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और करने हैं हमको, ठीक है, देखिए अब देखिए हमें जो है, जो दूसरा क्वेश्चन करना है वो मैं अभी जो है आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, आप ऐसा ना समझें कि ये मतलब जो है मैं कमजोर, मतलब जो है आपके, हाँ मतलब आपके लाइट न्यूमेरिकल्स लेके ही आपका ये कंप्लीट कर दूंगा, नहीं, अभी मैं जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कुलाम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी कराऊंगा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी कराऊंगा। लेकिन कम से कम उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस फॉर्मूले को यूज़ करना, उसका स्किल को यूज टू बनाना पड़ेगा उस फॉर्मूले को। इसीलिए मैं इन न्यूमेरिकल्स को करा रहा हूँ, आप इनको एक बार देखिए और आपको ज़रूर जो है इससे हेल्प मिलेगी। तो हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वी हैव 2 चार्ज पार्टिकल, वन इज योर 2 microcoulomb and another one is your 6 microcoulomb. They repel each other with a force of the repulsion between these two, ये given दे जो दे रखा है, repulsion between these two charge particle, repulsion जो आपको प्रोवाइड कर रखी है वो कितनी है आपकी, F इज इक्वल टू 12 न्यूटन प्रोवाइड कर रखी है। अब क्या कर रहे हैं सेकंड कंडीशन में, इसमें क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल चार्ज दे रहे हैं इनको, इसको कितना दे रहे हैं, -4 माइक्रोकुलाम का दे रहे हैं, और इसको भी -4 कुलाम का माइनस चार्ज दे रहे हैं। तो यानी कि 2 माइक्रोकुलाम को कितना चार्ज दे रहे हैं आपका, प्लस ये एक चार्ज है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 माइक्रोकुलाम को कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, -4 माइक्रोकुलाम का चार्ज दे रहे हैं, और इसको भी इस माइक्रोकुलाम यानी कि 6 माइक्रोकुलाम को भी कितना दे रहे हैं आपका, -4 माइक्रोकुलाम का चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स, न्यू फोर्स बिटवीन देम, F न्यू कितना है, डिस्टेंस वही है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो पहले क्या बोला कि उसने बोला कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, तो उस वक्त इस कंडीशन के आधार पे इसको कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है।
अब बोला कि उसको हम एडिशनल चार्ज जो है कितना दे रहे हैं, -4 माइक्रोकुलाम दे रहे हैं। तो उसकी वजह से अब जो इनके बीच में नया फोर्स बन जाएगा वो कितना बनेगा। ऑब्वियस बात है, चार्ज चेंज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वो कितना होगा, तो हम देखते हैं कितना होगा, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें कितना नेट चार्ज कितना बैठ जाएगा। इसमें कितना बैठेगा नेट चार्ज, देखो 2 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम विल गिव 2 माइक्रोकुलाम। अब इसको ध्यान से देखो, 6 माइक्रोकुलाम और ये कितना है -4 माइक्रोकुलाम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस आ गई हैं। एक जो है आपका ये -2 माइक्रोकुलाम हो गया और एक क्या हो गया आपका +2 माइक्रोकुलाम हो गया। तो सबसे पहले इसका इस वाले को सेक्शन को देखते हैं, जो इनिशियल कंडीशन, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है आपको, और फाइनली इसमें ऐसा कुछ किया तो नया फोर्स बता दीजिए। तो इनिशियली जो उसके पास फोर्स है F इज इक्वल टू कितना होगा, अगर इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है, और पहले का वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶, दूसरे की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁶, होल अपॉन कितना हो जाएगा r², एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज योर 12। ये कितना है, यानी कि इसको ऐसा कर लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है। इनको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, ये सब कट जाएंगे अभी। 6 × 10⁻⁶ होल अपॉन r², दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ इस कंडीशन के आधार पे जब उसको एडिशनली -4 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया गया, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम। इफ एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकुलाम इज गिवन टू ईच चार्ज, दैट इज 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम को दिया गया, तो देन व्हाट इज द न्यू फोर्स एग्जिस्टेड बिटवीन दीज टू चार्जेस, ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे। तो एफ न्यू कैसा नजर आएगा आपका, अगर एफ न्यू को देखें तो कुलाम लो तो ये कहता है चार्ज ऑफ 1 दैट इज कितना है आपका 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलाम दे रखा है, मैंने कहा माइनस को छोड़ देना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ होल अपॉन कितना है आपका डिस्टेंस, तो वही है, ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली थी r, तो उसी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे कोई बदलाव नहीं कर रहा है ये, r², इक्वेशन 2। मुझे ये निकालना है तो इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिख लें डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एफ न्यू कितना होगा, देखो एफ न्यू अपॉन एफ, तो वो कितना हो गया एफ न्यू अपॉन 12, तो ये कितना है आपका 12 है, देखो ठीक है, इतना दे रखा है। तो एफ न्यू कितना प्रोवाइड कर रखा है, ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी जगह पे है, 2 × 10⁻⁶ पे अपनी जगह पे है, 2 × 10⁻⁶ दूसरा अपनी जगह पे है, r² होल अपॉन किसको रखना है, अब देखो ये वाले को रखना है नीचे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन इज योर दिस, इनटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 6 × 10⁻⁻ कितना 6 होल अपॉन r² कैंसिल आउट, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, दिस जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं। तो एफ न्यू कैसा नजर आ रहा है, देखो आपका एफ न्यू कितना नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, एफ न्यू अपॉन 12 इज इक्वल टू, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे सिर्फ क्या बचा हुआ है, कितना बचेगा 2 3 जा, यानी कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, यानी कि 1/3। तो एफ न्यू इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है, 3 4 जा 12। तो ये हमारा जो है दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, आप इसको देखिए। तो हमारे पास जो है ये न्यूमेरिकल भी हो गया, थर्ड न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम जो है आपका फोर्थ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल आपका सामने क्या है, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। सभी लोग जो है ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि अगर आप इन न्यूमेरिकल को कर लेते हैं तो आप इजीली जो है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपसे बोला गया है कि एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, दिस इज योर इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ये क्या है आपकी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इंसुलेटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ जो और यहाँ जो है दो चार्जेस रखे हैं, ईच ऑफ 5 माइक्रोकुलाम, कितने के हैं आपके 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम का इधर भी रखा गया है, 5 माइक्रोकुलाम का इधर भी रखा गया है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपसे बोला गया है और इसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। कैसी सरफेस है, जिसपे इन दो बॉल्स को बांध रखा है इस स्ट्रिंग से, ये बॉल्स हैं,
इस पूरे सिस्टम को जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है आपका स्मूथ है, ये स्मूथ है आपका, इसको समझना है। स्मूथ इसलिए रखा गया है कि जो भी इस पर फोर्स लगेगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए कोई भी फोर्स यूज ना हो, बस इसलिए स्मूथ रखा गया है, इसकी कल्पना इसलिए की गई है। तो आपसे बोला गया इसमें टेंशन कितना होगा। देखिए जरा, अगर हम ध्यान से देखें, मेरे पास यदि ये एक स्ट्रिंग है, ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इस साइड इस सिरे में यानी कि अपने राइट हैंड वाले सिरे में और लेफ्ट हैंड वाले सिरे में अगर फोर्स लगाता हूँ तो ये इसमें तनाव आ जाता है। तनाव क्या होता है? एक फोर्स होता है जो कि जो है स्ट्रिंग में डेवलप होता है। स्ट्रिंग में डेवलप होने वाले फोर्स को टेंशन के नाम से जाना जाता है। यदि आप स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसको भी आप फोर्स भी कह सकते हैं, बट क्योंकि वो हमें तनाव के रूप में नजर आता है तो उसका नाम भी हमने क्या रख दिया है? टेंशन। तो इसके बीच में टेंशन आ जाएगी। अब इसमें कहाँ से आएगी वो टेंशन, वो हम समझ रहे हैं। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स देयर इज एन फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू। इनके बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा इस दिशा में F फोर्स से, और इसी प्रकार से ये भी इस ढंग से यहाँ की साइड क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा F फोर्स से। वो F इलेक्ट्रिकल फोर्स ही इसमें रिपल्शन कर। और ऐसा फोर्स अगर दोनों साइड लग गया, जैसे इस स्ट्रिंग में लगा था जो मैंने यहाँ पे खींचा था, तो यहाँ से भी एक फोर्स लगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी। तो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से इस स्ट्रिंग में तनाव आ जाएगा। और वो तनाव टेंशन कितना होगा? तो वो कितना होगा भाई? वो उतना ही होगा जितना फोर्स लगा होगा, जो मैं खींच रहा हूँ, जितना मैं खींचूंगा उतना तनाव आ रहा है, तो उतने के बराबर होगा। तो टेंशन T इज इक्वल टू क्या होगा? Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो अगर हम ध्यान से देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा भाई? हम तो जानते हैं कूलम्ब लॉ, वो कितना होता है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ फर्स्ट दैट इज 5 माइक्रोकूलम्ब दैट इज 10⁻⁶ into this is your again second charge is also 5 microcoulomb that is 5 into 10⁻⁶ whole upon r square, that is the distance between these two charges which is your 1 मीटर। तो 1 मीटर का भी क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो टेंशन कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 25। और ये अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 10⁻12 दे देंगे। देखो 10⁻6 10⁻6 10⁻12, ये 25 आ गया। 25 9 जा कितना होता है? 225 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा आपका? 9 - 12। तो ये कितना हो जाएगा? 225 इंटू 10⁻12 विच इज इक्वल टू 0.225 न्यूटन। यानी कि टेंशन बिटवीन दिस स्ट्रिंग इज योर कितना? 0.225 न्यूटन। इतना आपका इसके बीच में टेंशन एडजस्ट करने लगेगा। अब देखिए, अब हमें एक और जो है क्वेश्चन कर रहे हैं जो इससे संबंधित है। यदि हम क्या करें, ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो समझने के लिए, जो अब मैं जो इस क्वेश्चन की आपको बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? दैट इज इट इज योर चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। यदि आपने ऐसे लिख दिया dy/dx, इट मीन्स चेंजिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y कैसे बदल रहा है? x के सापेक्ष यानी कि रेस्पेक्ट में, ऐसा कुछ सेंस आता है। ठीक है, तो हम जब भी कभी डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई ग्राफ है, देखिए ग्राफ में अगर आप ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ये करते हैं, तो ये वाला सिरा क्या है आपका? y है, और ये क्या है? x है। तो स्मॉल चेंज इन क्या है? ये y है, और ये स्मॉल चेंज इन x है। क्योंकि देखो इस क्लास में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी हैं, इसलिए मुझे ऐसा जो है सेंस को लेना पड़ रहा है। जो मैथ वाले होते हैं उनको तो ये समझ में आता है, लेकिन बायोलॉजी वालों को ये समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए जरा, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो है हम लोग जो है इस चीज़ को जरा देख लेते हैं। तो ये dy/dx, अगर ध्यान से देखें तो ये कितना एंगल है? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखो जरा, इसको जरा ध्यान से देखो, मैं अलग से बना रहा हूँ। ये आपका dy है, ये आपका dx है। ये इसका क्या दे रहा है? देखो यहाँ पे एक टेंजेंट है, ये जो इसको छू के निकल रही है, लाइन छू के निकल रही है, जो छू के लाइन निकलती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये थीटा है, ये थीटा है। तो dy ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस क्या देगा आपका? tan थीटा देगा, दैट इज बेस, दैट इज dy/dx इज योर tan थीटा, दैट इज स्लोप। वो किसको देता है? आपको स्लोप। इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप dy/dx निकालते हैं तो आप क्या निकाल रहे होते हैं? स्लोप निकाल रहे होते हैं।
अब एक बहुत मजे की बात है, उस चीज को समझिए। देखिए इस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जरा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट में स्लोप क्या है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 0 है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये दिख रहा होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी स्लोप 0 है, यहाँ पे भी स्लोप 0 है, और यहाँ पे भी स्लोप 0 है, क्योंकि tan 0 जो है 0 होता है, तो यहाँ पे भी स्लोप 0। इट मीन्स dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। कहाँ पे, मैक्सिमम पोजिशंस पे या मिनिमम पोजिशंस पे क्या होता है। इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इस पूरे कर्व को देखो जरा, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो ये dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे जो स्पर्श रेखा बना रहे हैं, यानी कि टेंजेंट बना रहे हैं, वो टेंजेंट यानी कि dy अपॉन डी एक्स जो टेंजेंट है, उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप जो है इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है, आपका 0 हो जा रहा है, या इस मिनिमम जगह पे भी 0 हो रहा है। इसलिए हम एट मैक्सिमम और मिनिमम पे जो है डिफरेंशिएशन को क्या कर देते हैं, 0 के बराबर लिख देते हैं। इस बात को आप समझेंगे, ये बात सभी लोग समझे होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं। तो वो बोल रहा है एक चार्ज क्यू है, वी हैव a charge q, ठीक है, q है। now this charge is divided into two charges. This charge is divided into two part, that is क्या हो गया आपका q एंड कैसे क्या होगा, q माइनस q। एक पार्ट इसका q है, दूसरा पार्ट क्या है, इतना। तो if maximum force existed between these two parts, if max force existed state between them, then find q अपॉन q। आपसे बोला गया q अपॉन q निकाल दीजिए। तो देखिए आपके पास एक चार्ज था, इसको आपने दो पार्टों में तोड़ा, एक को q बना दिया, दूसरे को q। दूसरा पार्ट कितना होगा भाई, इस चार्ज में से एक चार्ज आपने q निकाल दिया, तो दूसरा चार्ज क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है q माइनस q होगा। तो अब इनके बीच में एक मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले उस फोर्स को देख लेते हैं, ठीक है। वो फोर्स कितना होगा, तो एक चार्ज आपका कितना है, आपका q है, ठीक है। दूसरा कितना हो गया, q माइनस q। ये एक ही चार्ज से मिलकर बने हुए हैं, इसमें से एक चार्ज इतना निकाला तो दूसरा कितना बच जाएगा, इतना। एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। देन द फोर्स बिटवीन देम F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू q माइनस q अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया। अब वो बोल रहा है मैक्सिमम, हम जानते हैं मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे y एक फंक्शन दे रखा है, तो इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो dy अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अभी मैंने बोला था इसको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि q चेंज हो रहा है, q तो कांस्टेंट दे रखा है, ये तो आपका जो है एक चार्ज दे रखा है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं कर सकते जो एक बार दिया हुआ है, लेकिन हाँ इन पार्टों में बदलाव हो सकता है। तो इसको डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू q बोथ साइड, दैट इज df अपॉन dq कर दिया। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो जब मैक्सिमम फोर्स हो तब जो है q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी। इफ मैक्स फोर्स इज एग्जिस्टेड बिटवीन देम, यदि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, तो मैक्सिमम है, इसके लिए हमने क्या किया कि इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालते हैं, ना तो हम दूरी में बदलाव कर रहे हैं, तो ये भी बाहर निकल गया। अब इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा d बाई डी, यहाँ पे भी हमने d बाई डी क्यू लगाया, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, d बाई डी क्यू इंटू ये q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो q इंटू क्यू माइनस कितना हो जाएगा आपका q स्क्वायर। इस पोर्शन को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं है। df अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी जगह पे है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, d बाई डी क्यू को देखते हैं, ये अंदर जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा 1, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n कितना होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि बायोलॉजी वाले भी मौजूद हैं इसमें। तो इसमें देखिए जरा,
ये तो कांस्टेंट है, ये तो चार्ज एक बार जो दे दिया 1/r², ये अपनी जगह पे है। अगर हम ध्यान से देखें तो q तो कांस्टेंट है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले को डिफरेंशिएट करेगा, दैट इज dq अपॉन dq, ठीक है। फिर माइनस d/dq अपॉन ऑफ q², ये आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, df अपॉन dq, ये अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 1/4πε0r², ये आ गया, ठीक है। तो dq अपॉन dq दैट इज 1, दैट इज q इंटू 1 माइनस इसका करेंगे, देखो d/dx ऑफ x टू द पावर कितना होता है n इंटू x टू पावर n माइनस 1, जो इसकी पावर होती है n x टू द पावर एक कम कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा, n कितना है 2 है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू q टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये हमारा आ गया। तो एट मैक्सिमम, अब हम सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिमम फोर्स तब एग्जिस्ट करेगा एट मैक्सिमम और मिनिमम के वक्त। df अपॉन dq किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर। अभी मैंने बताया था ग्राफ में कि जब भी मैक्सिमम और मिनिमम होता है तो ग्राफ में जो है मैक्सिमम और मिनिमम के वक्त जो है वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है उसका स्लोप। तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो 1/4πε0r² और q माइनस 2q, ये 2q बच जाएगा, देखो 2 - 1 q बच जाएगा, 2q इज इक्वल टू 0। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या, दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि q माइनस 2q जो है 0 के बराबर है। हमें क्या निकालना था, अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो क्वेश्चन है q अपॉन q के बराबर है, इसका क्वेश्चन मार्क था, तो हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो q इज इक्वल टू 2q और q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू 2, दैट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज योर 2, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई कि जब भी कभी आप ऐसा करें तो ऐसा करने वक्त जो है आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, और इस डिफ्रेंशिएशन से ही आपको इसमें जो है वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे अब कल, जो है मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर आएगा। और अब हम कुछ टफ न्यूमेरिकल्स की और इसके बाद पढ़ेंगे। अभी तक मैंने बिल्कुल इस जो क्वेश्चंस थे इनमें कहीं पे भी दिशाओं का कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैं बहुत छोटे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लेकिन अब हम जब काम करेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब हमको उसके दिशाओं के साथ भी काम करना पड़ेगा, इसलिए अब थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए आएगी, इसलिए आपको इस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है जो अब मैं इसके बाद बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।